इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर दूसरी किस्त, वीर भोग्या वसुंधरा। लेखक अनिल भास्कर, आवाज कुमार समीर। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनातनी के नए दौर को कुछ बुद्धि विशारद इजराइल की सर्वोच्च अदालत के उस फैसले का परिणाम बता रहे हैं जो अभी आया ही नहीं। वे कहते हैं कि पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्राह निवासी आधा दर्जन अरब परिवारों को जगह खाली करने का अदालती आदेश जारी होने के बाद हिंसा भड़की, जो सरासर झूठ है। दरअसल इस मामले पर फैसला 10 मई को आना था, लेकिन वहां अरब यहूदी झड़प उससे पहले ही शुरू हो गई थी। इसे देखते हुए सरकार ने 9 मई को ही अदालत से इस मामले को 30 दिन के लिए मुलतवी करने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार भी कर लिया। अब इन बुद्धि विशारदों ने किस अदालत का फैसला सुना यह तो वही जाने, लेकिन पूरे मामले में जिस तरह इजराइल को भेड़िया और फिलिस्तीन को गाय बताने की कोशिश हो रही है, वह तथ्यों की कसौटी पर बड़ी हास्यास्पद जान पड़ती है। फिर असली वजह है क्या? दरअसल उपरोक्त मामले में अदालती फैसले की तय तारीख से करीब 10 दिन पहले ही शेख जर्राह से लेकर मिश्रित आबादी वाले कई शहरों में यहूदियों और अरबों के बीच तनातनी शुरू हो गई थी। वजह निश्चित तौर पर जमीनी विवाद का यही मुकदमा था। लोग शहर में पहले एक अरब और फिर एक यहूदी की हत्या के बाद झड़प और हिंसक और तेज हो गई। इस बीच ईद की नमाज के लिए अल अक्सा मस्जिद में इकट्ठा हुए अरबों ने वहीं डेरा डाल लिया। 10 मई को यहूदी यरूशलेम दिवस मनाते हैं, यानी पूर्वी यरूशलेम फतह की वर्षगांठ, उस फतह की जो इजराइल ने 1967 में अरब देशों के साथ जंग में हासिल की थी। इस दिन यहूदी देश भर में जश्न का जुलूस निकालते हैं। इस बार खराब हालात को देखते हुए सरकार ने सारे कार्यक्रम रद्द करने की घोषणा की। साथ ही अल अक्सा मस्जिद को खाली कराने के लिए सुरक्षा बल भेजे गए। यरूशलेम दिवस पर बवाल की तैयारी किए बैठे अरबों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर और कांच की बोतलों से हमला कर दिया। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस संघर्ष में दोनों तरफ के करीब 125 लोग जख्मी हुए। इसी बीच गाजा पट्टी, मिस्र से लगा फिलिस्तीन का पूर्वी हिस्सा से कट्टरपंथी हमास ने इजराइल पर रॉकेट से हमला कर दिया। अगर इजराइल का दावा सही है तो हमास ने यरूशलेम पर भी रॉकेट दागे, जो पहली बार था। हमास ने इस बार हमला पूरी तैयारी से किया था। वह जानता था कि इजराइल अपने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से उसके हर हवाई हमले को बेकार कर देता है। लिहाजा इस बार एक साथ इतने रॉकेट दागे कि आयरन डोम उनमें से सिर्फ 90 से 95% को ही हवा में नष्ट कर सका। बाकी गिरे रॉकेटों ने 7 लोगों की जान ले ली, जिनमें भारतीय नर्स सौम्या संतोष भी शामिल है। अब इजराइल कहाँ खामोश बैठने वाला था। उसने सबसे पहले हमास के गाजा स्थित साइबर हेडक्वार्टर को ध्वस्त किया। फिर उसके मेट्रो टनल के बड़े हिस्से को, मेट्रो टनल वह सुरंग है जिसका इस्तेमाल हमास के कट्टरपंथी असलहा बारूद की तस्करी के लिए करते हैं, जो उन तक मिस्र के रास्ते पहुंचता है। यहाँ यह जरूर बताना चाहूँगा कि इजराइल पर निर्दोषों की कत्लेआम का इल्ज़ाम लगाने वाले यह नहीं बता रहे कि हमास के हेडक्वार्टर वाली इमारत पर हमले से पहले इजराइल ने उस इमारत में रहने वालों को सुरक्षित स्थान पर चले जाने के लिए 90 मिनट की मोहलत दी थी। और अगर हमास के रॉकेट इजराइल में तबाही नहीं मचा सके और वहाँ जान माल का मामूली नुकसान हुआ, तो यह इजराइल की अपनी मजबूती के कारण। इससे हमास का अपराध कम नहीं होता। उसने इजरायली शहरों को निशाना बनाकर 1000 से ज़्यादा रॉकेट दागे हैं। लिहाजा यह तुलना भी बेमानी है कि इजराइल ने 7 के बदले 67 की जान ले ली। कुल मिलाकर न तो इस ताज़ा खून खराबे के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, न ही उसके पलटवार को गैरवाजिब। अपनी संप्रभुता की रक्षा का हक हर मुल्क को है।
फिलिस्तीन के समर्थन में छाती पीटने वाले बुद्धि विशारदों को यह याद रखना चाहिए कि कश्मीर मसले पर यह फिलिस्तीन ने कभी भारत का खुलकर समर्थन नहीं किया, बल्कि अघोषित तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखा। दूसरी तरफ करगिल की जंग में इजराइल ने अन्य देशों के दबाव को दरकिनार कर भारतीय सेना को मोर्टार और गोला बारूद की आपूर्ति की थी। कुछ रक्षा विशेषज्ञ तो यहाँ तक मानते हैं यदि तब इजराइल ने भारत को सैन्य सहायता नहीं दी होती तो शायद हम विजय दिवस नहीं मना पाते। आज पाकिस्तान फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा है, उसके साथ इजराइल के खिलाफ मोर्चे पर अपनी सेना उतारने के ऐलान कर रहा है। खैर, इमरान खान सरकार के इस ऐलान की वहीं के सैन्य विशेषज्ञ टीवी पर बहस में खिल्ली उड़ा रहे हैं, सवाल दाग रहे हैं कि जो सरकार और सेना कश्मीर गंवाने के बाद सिर्फ छाती पीट कर चुप बैठ गई, वह किसी और मुल्क के जंग में भला क्या जौहर दिखाएगी। बहरहाल आने वाला वक्त पश्चिम एशिया के लिए अशांति और तनाव भरा रहेगा, इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं। ईश्वर करे कि दोनों पक्ष संयम बरतें, खास तौर पर फिलिस्तीन समेत पड़ोसी अरब मुल्कों को अक्ल आए और वे इस तनातनी को महाजंग बनने से रोकें, वरना मौजूदा शक्ति समीकरण साफ बता रहे कि तनाव का बढ़ना फिलिस्तीन का भूगोल एक बार फिर बिगाड़ सकता है। कल की पोस्ट में मैंने यानी अनिल भास्कर ने लिखा था कि इतिहास को याद किया जा सकता है, जिया नहीं जा सकता। फिलिस्तीनियों ने अपनी जमीन यहूदियों के हाथ गंवाई है तो अपनी बेवकूफ़ी से, इजराइल का विस्तार हुआ है तो यहूदियों के अदम्य शौर्य से। फिलिस्तीन या उसके हमदर्द अरब देश अगर फिलिस्तीन का वही 1948 वाला मानचित्र चाहते हैं तो यह दिवा स्वप्न सरीखा है। वे वीर भोग्या वसुंधरा का अर्थ अरबी में अनुवाद कर जितनी जल्दी समझ लें, आने वाली पीढ़ियों के लिए उतना ही बेहतर होगा। धन्यवाद।